मैंने डेवढ़ी की दीवार पर चढ़ के देखा। गली बिल्कुल खाली पड़ी थी। सियालों की वार सुल्ताने के पीछे बेले की तरफ भागी जा रही थी और उनके पीछे धूल के बादल उड़े रहे थे। मैंने मलक को बताया कि मैदान खाली हो चुका है। उसने चौधरी सिकंदर का कंधा थपथपाया और बोला, चौधरी, हमें भी इजाज़त दे। अब सियालों से बेले में मुलाकात होगी और तेरी तरफ कोई नहीं आएगा। लेकिन ये बात पल्ले बांध ले, जब तक पुलिस न आ जाए इन लोगों को यहाँ से निकलने न देना। ये तेरे घर के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। मलक ने गुलाम रसूल से कहा, वो दरवाज़ा खोल दे। हम सब हवेली की तरफ भागे। ठीक 2 मिनट के बाद हमारी घोड़ियाँ सियालों की वार के पीछे भागी जा रही थी। मैं ये बताना भूल गया था, बेले के सिरे पर 35-40 फुट चौड़ी और 15-16 फुट गहरी एक खाई कमान की शक्ल में 3-4 मील तक फैली हुई थी, जिसे लोग सूखी डेक के नाम से याद करते थे। उसके अंदर सिर्फ बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाता था, वरना यह डेक सूखी ही रहती थी। दरमियान में कोई 20 फुट चौड़ी पट्टी ज़मीन की सतह के साथ हमवार थी, जिसने सूखी डेक को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये पुलनुमा चौड़ी पट्टी बेले में आने जाने की कुदरती राह थी, जिस पर जंगली किक्कर और सरकंडे के बूटे खड़े थे। सियालों की वार धूल उड़ाती, बर्छियाँ लहराती हमसे सिर्फ 1.5-2 फरलांग आगे चली जा रही थी। अगर हम चाहते तो ये फासला कम भी हो सकता था, लेकिन मलक ने यह फासला जानबूझकर कायम रखा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लाटों की झलक नजर आई, जो कमान की मानद मूर्ति हुई सूखी डेक के हाशिए पर इस चौड़ी पट्टी की तरफ उड़ती जा रही थी, जो बेले में दाखिल होने का वाहिद रास्ता था। सियालों की कई तेज रफ्तार घोड़ियां उसे 2 सिमतों से घेरने की कोशिश में अपनी जान हलकान किए दे रही थीं और सवार उन्हें बराबर अड्डी मारते जाते थे। इसके बावजूद वो लाडो से 150-200 गज पीछे थीं। हवेली की दीवार फांद कर सुल्ताना पश्चिम के रुख भागा, फिर एक लंबा चक्कर काट कर बेले की जानिब हो लिया था। सियालों ने उसे उस वक्त देखा जब वो बेले की तरफ मुड़ा और उसके पीछे लपके। अगर उसे लंबा चक्कर न काटना पड़ता तो सियालों की नज़रें भी इसका पीछा न कर सकती थीं। अब इनकी इंतहाई कोशिश ये थी कि उसे चौड़ी पट्टी के आसपास जा लें, ताकि बेले में दाखिल होकर वो कहीं आंखों से ओझल न हो जाए। उस मकसद की खातर वह 2 सिमतों से आगे बढ़ रहे थे। लाडो के अलावा अगर सुल्ताने के नीचे कोई दूसरी घोड़ी होती तो शायद वो उसे घेर भी चुके होते, क्योंकि सियालों की चंद घोड़ियां भी हवा के साथ शर्त बांध कर भागती और बला की तेज़ रफ्तार थी। लेकिन वो लाडो थी, जिसके टवाने कई महीने मलक कल्ला जवाया के डेरे पर फिरते थे, और वो बला सियालों के हाथ कहाँ आती। सूखी डेक की पट्टी से थोड़ी दूर इधर सियालों ने आवाज़ें बुलंद की, सुल्तान ने को ललकारा, बर्छियाँ फेंकी, घोड़ियों को पूरी कुव्वत से अड्डी मारी और अपना पूरा जोर लगा दिया कि वो किसी तरह उसे घेर सके। मगर लाडो हवा में उड़ती और फजा में तैरती चली जा रही थी। हमारे देखते ही देखते उसने चौड़ी पट्टी पार की और बेले में जाकर नज़रों से ओझल हो गई। सियाल बदस्तूर उसके ताक़ब में भागते चले गए। इनमें चौधरी जमाल की घोड़ी सबसे आगे थी, मगर जूँ ही वो डेक की पट्टी पार करके बेले में दाखिल हुए, मलक रांझा अपने आदमियों को लेकर बाज की तरह चपटा। हम अभी डेक से तकरीबन 1.5-2 फरलांग दूर थे कि मैंने सियालों को अफरा तफरी और बदहवासी की हालत में मुड़ते देखा। पूरी वार तेज़ी के साथ पलट रही थी और सवार बहुत घबराए हुए नजर आते थे। उनको पलटते देखकर हमने भी डेक से 1 फरलांग इधर घोड़ियां रोक लीं और मलक मेरी तरफ देखकर बोला, रघु, अब बंदूक क्यों नहीं चलाता? याद रख, इनमें से किसी आदमी को पट्टी पार करके इस तरफ नहीं आना चाहिए। शायद सियालों ने अभी तक हमें देखा ही नहीं था, या अगर देख भी लिया तो अपने ही आदमी समझा था। मगर जब मैंने 2 नाली सीधी करके फायर किया तो वो घोड़ियों पर यूं उछले जैसे इनके जिस्मों पर बिच्छू छोड़ दिए गए हों। गोली की आवाज़ से पूरा बेला गूंज उठा था और सियाल बेबसी के साथ हमें यूं देख रहे थे जिस तरह बकरा कसाई को देखता है। गोली से कोई आदमी ज़ख्मी तो न हुआ था, लेकिन उस पर एक फायर ने नक्शा बदल दिया।
सियालों ने खौफजदा नज़रों से हमें देखा, घोड़ियों की लगामें खींच लीं और बर्छियाँ फेंक कर नीचे उतर आए। फिर चौधरी अयाद की आवाज़ सुनाई दी, मलक अल्लाह जो आया, अब गोली न चलाना, हमने हथियार फेंक दिए हैं। दरअसल सियाल दो तरफ से घेरे में आ चुके थे। एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ मलक रांझा अपने आदमियों को लिए खड़ा था। डेक की पट्टी के उस तरफ हर झाड़ी और हर क्रीर और हर सरकंडे के हर बूटे के पीछे एक बर्छी चमकती नजर आती थी और बर्छियों का यह सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। मलक रांझे ने अपने आदमियों को इस तरह फैलाया था कि शोभा होता था सारा बेला बर्छियों से भरा हुआ है। सियाल इस इरादे से बेले में दाखिल हुए थे कि वह सुल्ताने को घेर कर जान से मार देंगे और राबिया को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। कम से कम चौधरी जमाल इसी नीयत से आया था, लेकिन उन्हें यह खबर न थी बेले में उनके लिए पहले ही फाइयाँ बिछी हुई हैं। मलक रांझा ने बर्छियों से इनका स्वागत किया और वह बदहवास होकर वापस मुड़े, लेकिन अभी पट्टी से परे ही थे कि उधर से हमने फायर करके खैरियत पूछी। अब इनकी रही से आस भी टूट गई और उन्होंने हथियार फेंक कर हार मान ली। चौधरी अयाद लुटे हुए जवारी की तरह अपनी बाजी हार बैठा था। थोड़ी देर पहले चौधरी सिकंदर की हवेली में मुझे अल्लाह जवाया पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि सियाल भी जंज लेकर आ रहे हैं और गांव में लड़ाई का खतरा है, तो वो उस 30 आदमी बेले में क्यों छोड़ आया है। अगर पूरी जंज आती तो हम सियालों का अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे और मकान के अंदर दुबके न रहते, लेकिन अब मुझे इसकी हिकमत का इल्म हुआ। इस लड़ाई का फैसला हर सूरत इस बेले के आसपास होना था। मलक की तदबीर यह थी कि उसके 15 आदमी गांव से इस तरह निकलेंगे कि सियाल उनका ताक़ब करेंगे। इस तरह वो उन्हें अपने पीछे लगाकर बेले तक ले आएगा और पहले से छुपे हुए आदमी उन पर अचानक टूट पड़ेंगे। मगर हालात आपसे आप इसकी तदबीर के मुताबिक अमल में आए और चौधरी अयाद की बदबख्ती से सुल्ताने के पीछे लगाकर बेले में खींच लाई। मलक की आवाज़ पर रांझा और उसके आदमियों ने सरकंडों की ओर से निकलकर सियालों के हथियार इकट्ठे कर लिए थे। अब मैंने गौर किया तो पता चला इस वार में सियालों की पूरी जंग शामिल न थी, बल्कि सिर्फ 40 आदमी आए थे। बाकी राठ चौधरियों के हमरा जिन्होंने जमाल की तमाशबीनी का किस्सा सुन लिया था अपने घरों को लौट गए थे। जब रांझे ने हथियार जमा कर लिए तो मलक अल्लाह जो आया हमें लेकर आगे बढ़ा और डेक की पट्टी पर पहुंचकर उसने अपनी रानी की लगाम खींच ली। सियालों में मेरी नज़रें चौधरी जमाल को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई न दिया। इसी वक्त मलक ने पूछा, रांझे सुल्ताना कहाँ है? वह चौधरी जमाल का पीछा कर रहा है। क्या कहा? मैंने ठीक कहा है मलक जी। फिर रांझा बताने लगा, बेले में आते ही उसने राबिया को घोड़ी से उतारा और बर्छी संभाल कर पलट पड़ा था। चौधरी जमाल उसका पीछा करता हुआ बहुत आगे निकल आया था। सुल्तान ने मुझे कहा था उसे आने दो क्योंकि वो मेरा शिकार है। फिर वार तो हमारी बर्छियों को देकर वापस हो गई, मगर सुल्ताने को पलटते देखकर चौधरी जमाल बेले की तरफ भाग गया। अब सुल्ताना उसका पीछा कर रहा है। मलक ने घबरा कर पूछा, राबिया कहाँ है? रांझा जवाब देने ही वाला था कि सरकंडों की ओर से आवाज़ आई, चाचा मैं यहाँ बैठी हूँ। और पुत्री तू ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई है इस भाग दौड़ में तुझे? नहीं चाचा, कोई चोट नहीं आई, पर सुल्ताना ज़ख्मी है, उसके जिस्म से अभी तक खून बह रहा है। अब वो जमाल के पीछे निकल गया है, अल्लाह सही खैर करे। मलक घोड़ी से उतरकर लाडो रानी की तरफ बढ़ा जो सरकंडों के पीछे बैठी थी। उसे आते देखकर वह अदब से खड़ी हो गई। मलक ने अपनी बहू रानी के सर पर प्यार दिया और कहा, मेरी पुत्री तुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मगर होनी होकर रहती है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं चाचा, पर सुल्ताना अभी तक नहीं आया, तुम उसकी खबर लो। मलक बड़े इत्मीनान से बोला, फिक्र न कर लाडो रानी, मेरा शेर पुत्र 10-12 जमालों पर बारी है। अब वो चौधरी जमाल को बांध कर ही लाएगा। थोड़ी देर के बाद सुल्ताना भी आ गया। वो चौधरी जमाल को बांध कर तो नहीं, अलबत्ता लाडो पर लाद कर ज़रूर लाया था। जमाल पर नीम गशी सी तारी थी, कपड़ों पर खून की छींटें थीं, चेहरे पर मुर्दनी छाई थी, आंखों से वीरानियाँ झांक रही थी और होंठों से हल्की हल्की कराह थी, जैसे वो कई महीनों से बीमार हो। सुल्ताने ने बाजू का सहारा देकर उसे घोड़ी से उतारा और ज़मीन पर डाल दिया।
सब लोगों ने हैरत से उसे देखा। चौधरी हयात तड़प कर उठा और करीब आकर बोला, क्या ये मर गया है? नहीं, जिंदा है। मैंने इसकी टांग तोड़ दी है, अब ये जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। चौधरी हयात ने जल्दी से जमाल की नब्ज़ पर हाथ रखा। नब्ज़ चढ़ रही थी, सांस आ जा रहा था और उसके होंठों पर हाय हाय की बहुत ही मंदम आवाज़ सिसक रही थी। सुल्तान ने, ये तूने क्या गज़ब ढाया? इसकी बदबख्त माँ सदमे से मर जाएगी। चौधरी हयात बड़े दुख भरे लहजे में बोला। चौधरी हयात, करनी का फल सबको मिलता है। जमाल ने जो कुछ बोया था वो काटा है, मुझसे शिकायत क्यों करते हो? फिर सुल्तान ने कहा, जब जमाल ने चोरों की तरह चौधरी सिकंदर के मकान पर हमला किया और दिन दिहाड़े हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की तो मैंने उसे चुबारे पर घेर लिया था, लेकिन ये मेरे पाँव पर गिर पड़ा और अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहने लगा मैं उसे छोड़ दूँ। अल्लाह रसूल के नाम पर मैंने अपना हाथ रोक लिया और उसे वहाँ से निकाल दिया, लेकिन ये फिर पूरी वार लेकर मेरे पीछे भागा। डेक की पट्टी पर उसने अपने साथियों से कहा था कि वो मुझे जान से मार दें। उन्होंने मुझ पर बर्छियाँ फेंकी, लेकिन मैं अल्लाह के फजल से बच निकल आया। बेले में हमारा राज था। मैंने जल्दी से राबिया को घोड़ी से उतारा और बर्छी लेकर पलट पड़ा। फिर होनी जमाल को घेर कर बेले में ले आई और ये मेरे आगे लग कर भागा। इसकी काली घोड़ी हवा से बातें करती थी, लेकिन लाडो ने फौरन ही से जा दबोचा। मेरी लाठी की चोट खाकर जमाल घोड़ी से गिरा। जब मैं लाडो से उतर रहा था, इसने जल्दी से संभल कर बेखबरी में मुझे बर्छी मारी। वो ऐसा वार था, अगर मैं उछल कर पीछे न हटता तो इस वक्त जहाँ मेरी लाश पड़ी होती। फिर मैंने भी हमला किया और लाठी से इसकी टांग तोड़ दी। इसने अल्लाह रसूल के नाम की लाज ना रखी और अपने कोल से फिर गया था। दिन का तीसरा पहर डल रहा था। सूखी डक के किनारे सियाल अपनी बाजी हार बैठे थे और सूरज की पीली धूप में इनके चेहरे उदास, किसी दिवालिया महाजन के बही खाते के कागजों की तरह बेनूर और बेरंग नजर आ रहे थे। चौधरी हयात ने अभी तक उन्हें अपने भतीजे की वो राम कहानी नहीं सुनाई थी जो मलक अल्लाह जवाया की ज़ुबानी सुन चुका था। भला वो अपनी बरादरी से कहता भी क्या, लेकिन मलक अल्लाह जवाया ने वो राम कहानी फिर दोहराई और सियालों को बताया बाप के मरने के बाद किस तरह जमाल तमाशबीनी में पड़ गया था, किस तरह उसने अपनी ज़मीन फ़रोख्त की, किस तरह इसके 21 मरबे सुल्तान ने ख़रीद लिए, इसलिए लाहौर जाकर कैसे हज़ारों रुपए बर्बाद कर लिए।